नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित राठौर और आज हम आपको 24 मई के दिन इतिहास में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे। इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं होता, बल्कि ये वो दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखकर वर्तमान को समझते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर तारीख अपने सीने में कई कहानियां, कई मोड़, कई प्रेरणाएं और कई सबक समेटे होती है। 24 मई का दिन भी कुछ ऐसा ही है जिसने दुनिया के नक्शे पर विज्ञान की प्रगति में और मानवीय संवेदनाओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज की हमारी यह यात्रा आपको समय के विभिन्न कालखंडों में ले जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से तार संदेश ने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी, कैसे एक साम्राज्य के जन्म ने एक पूरे युग को परिभाषित किया और कैसे तकनीकी प्रगति के साथ साथ मानवीय त्रासदियों ने भी हमें झकझोरा। हम युद्ध की विभीषिका से लेकर आसमान में इंसानी उड़ान की महत्वाकांक्षा तक के सफर पर निकलेंगे। ये घटनाएं न केवल अपने समय में महत्वपूर्ण थीं, बल्कि इनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू में महसूस किया जा सकता है। तो चलिए देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां 24 मई की तारीख स्वर्णाक्षरों में भी अंकित है और कहीं आंसुओं से भीगी हुई भी। आइए मिलकर जाने उन लम्हों को जिन्होंने हमारी दुनिया को वैसा बनाया जैसी वो आज है। ये यात्रा ज्ञानवर्धक भी होगी और हमें सोचने पर विवश भी करेगी। बने रहिए हमारे साथ। देवियों और सज्जनों, कल्पना कीजिए उस दौर की जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाना हफ्तों या महीनों का काम हुआ करता था। पत्र घोड़ों, जहाजों या हरकारों के माध्यम से भेजे जाते थे और उनकी गति प्रकृति की दया पर निर्भर करती थी। ऐसे समय में बिजली की गति से संदेश भेजने का विचार किसी जादू से कम नहीं था। इसी जादू को हकीकत में बदलने का श्रेय जाता है सैमुअल मोर्स और उनके अद्भुत आविष्कार मोर्स कोड को। 24 मई 1844 इतिहास का वो दिन था जब इस क्रांतिकारी तकनीक ने अपनी पहली सार्वजनिक और सफल उड़ान भरी। ये वो क्षण था जब इंसान ने समय और दूरी पर विजय पाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। एक ऐसा कदम जिसने आने वाली सदियों के लिए संचार की परिभाषा ही बदल दी। आज ही के दिन यानी 24 मई 1844 को संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और बाल्टीमोर शहर के बीच बिछाई गई पहली प्रायोगिक टेलीग्राफ लाइन पर दुनिया का पहला आधिकारिक टेलीग्राफिक संदेश भेजा गया। वह संदेश था व्हाट हैथ गॉड रॉट, अर्थात ईश्वर ने क्या अद्भुत कार्य किया है। यह संदेश बाइबल से लिया गया था और यह उस समय की भावना को पूरी तरह दर्शाता था। आश्चर्य, विस्मय और एक नई संभावना का उदय। यह केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह एक घोषणा थी कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। सूचनाएं अब पलक झपकते ही महाद्वीपों को पार कर सकती थीं, जिसने व्यापार, पत्रकारिता और यहां तक कि युद्ध की रणनीतियों को भी गहराई से प्रभावित किया। इस ऐतिहासिक प्रसारण के साथ ही आधुनिक संचार क्रांति का शंखनाद हुआ। मोर्स कोड और टेलीग्राफी ने शीघ्र ही पूरी दुनिया को एक जाल में बांध दिया। अखबारों को दूर दराज के समाचार तेजी से मिलने लगे, व्यापारियों को बाजार की खबरें तुरंत उपलब्ध होने लगीं और सरकारों के लिए अपने विस्तृत साम्राज्यों का प्रबंधन करना सुगम हो गया। यह तकनीक आगे चलकर टेलीफोन, रेडियो और अंततः आज के इंटरनेट युग की नींव बनी। इसलिए जब हम आज अपने स्मार्टफोन पर एक क्लिक से दुनिया भर में संदेश भेजते हैं, तो हमें उस पहले टिक टिक को अवश्य याद करना चाहिए जिसने इस सब की शुरुआत की थी। 24 मई का यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक विचार दुनिया को बदल सकता है। देवियों और सज्जनों, इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जन्म मात्र एक व्यक्ति का आगमन नहीं, बल्कि एक पूरे युग का प्रारंभ होता है। ऐसी ही एक शख्सियत थी महारानी विक्टोरिया, जिनका जन्म 24 मई 1819 को लंदन के केंसिंगटन पैलेस में हुआ था। कौन जानता था कि यह नवजात बालिका एक दिन दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक पर 6 दशकों से भी अधिक समय तक शासन करेगी और उसका नाम इतिहास में विक्टोरियन युग के पर्याय के रूप में अंकित हो जाएगा। उनका शासनकाल न केवल ब्रिटेन के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए और विशेषकर भारत के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का साक्षी बना। ये वो समय था जब सूरज ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी अस्त नहीं होता था और इस साम्राज्य की धुरी थी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का शासनकाल, जिसे विक्टोरियन युग के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति, साहित्यिक उत्कर्ष और साथ ही व्यापक औपनिवेशिक विस्तार का काल था।
इसी दौरान ब्रिटेन ने दुनिया के कोने कोने में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और भारत भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया और महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कहलाईं। यह युग नैतिक मूल्यों, सामाजिक सुधारों के प्रयासों और साथ ही साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल मिश्रण प्रस्तुत करता है। उनके शासनकाल में रेलवे का विस्तार हुआ, संचार व्यवस्था सुदृढ़ हुई और शहरीकरण ने गति पकड़ी, लेकिन इसके साथ ही उपनिवेशों में शोषण और असमानता की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। महारानी विक्टोरिया का व्यक्तित्व और उनका लंबा शासनकाल आज भी इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन का विषय है। उन्होंने न केवल एक शासक के रूप में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि एक पत्नी और मां के रूप में भी तत्कालीन समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनके जीवन और उनके युग ने कला, साहित्य, वास्तुकला और सामाजिक रीति रिवाजों पर गहरी छाप छोड़ी। 24 मई को उनका जन्म दिवस हमें उस दौर की याद दिलाता है जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और ब्रिटेन उस बदलाव का नेतृत्व कर रहा था, जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम आज भी हमारे सामने हैं। यह दिन हमें साम्राज्य, शक्ति और उनके प्रभावों पर विचार करने का अवसर देता है। चैप्टर 3, भारतीय आकाश में पहली बड़ी शोक गाथा एयर इंडिया की उड़ान का अंत देवियों और सज्जनों। तकनीकी प्रगति जहां एक और जीवन को सुगम बनाती है, वहीं कभी कभी अप्रत्याशित और हृदय विदारक त्रासदियों का कारण भी बन जाती है। 24 मई 1956 का दिन भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एक ऐसे ही दुखद अध्याय के रूप में दर्ज है। इस दिन एयर इंडिया इंटरनेशनल की एक लॉकहीड L749A कॉन्स्टलेशन विमान, जिसका नाम मालाबार प्रिंसेस था, फ्रांस के मोंट ब्लैंक पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बड़ी और विनाशकारी हवाई दुर्घटना थी, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 40 यात्री और 11 क्रू सदस्य, कुल 51 लोग मारे गए थे। यह घटना उस समय के लिए एक बड़ी मानवीय क्षति थी और इसने हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए थे। यह विमान जेनेवा से लंदन के लिए अपनी नियमित उड़ान पर था। मौसम खराब था और मोंट ब्लैंक की बर्फीली दुर्गम चोटियों के बीच यह दुर्भाग्यपूर्ण विमान कहीं खो गया। कई दिनों तक चले खोज और बचाव अभियान के बाद विमान का मलबा और यात्रियों के शव बरामद हुए, जिसने हर भारतीय के मन में शोक की लहर दौड़ा दी। मालाबार प्रिंसेस एयर इंडिया के गौरवशाली बेड़े का हिस्सा थी और इस दुर्घटना ने न केवल यात्रियों के परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई, बल्कि नवोदित भारतीय राष्ट्र के आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंचाई, जो अपनी एयरलाइन को विश्व स्तर पर स्थापित करने का सपना देख रहा था। इस हादसे ने दिखाया कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने की मानवीय महत्वाकांक्षा कितनी जोखिम भरी हो सकती है। इस दुर्घटना के बाद हवाई सुरक्षा मानकों और जांच प्रक्रियाओं पर नए सिरे से विचार किया गया। हर बड़ी आपदा अपने साथ कुछ सबक लेकर आती है और मालाबार प्रिंसेस की त्रासदी ने भी भविष्य की हवाई यात्राओं को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उन 51 जिंदगियों की क्षति की भरपाई कभी नहीं हो सकती। 24 मई का यह दिन हमें उन अनाम नायकों और पीड़ितों की याद दिलाता है जो तकनीकी प्रगति की वेदी पर बलिदान हो गए। यह हमें यह भी स्मरण कराता है कि हर उड़ान के पीछे कितना बड़ा उत्तरदायित्व और कितनी मानवीय जिंदगियां दांव पर होती हैं। यह दिन भारतीय विमानन इतिहास में एक मार्मिक स्मृति के रूप में हमेशा बना रहेगा। चैप्टर 4, द्वितीय विश्व युद्ध की बढ़ती लपटें। ग्रीस पर नाजी जर्मनी का आधिपत्य देवियों और सज्जनों 20वीं सदी का मध्यकाल द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त था। एक ऐसा महायुद्ध जिसने मानवता को उसके सबसे भयावह रूप से परिचित कराया। इसी क्रूर युद्ध के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 24 मई 1941 को नाजी जर्मनी की सेनाओं ने यूनान, ग्रीस की प्राचीन और ऐतिहासिक राजधानी एथेंस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। यह घटना न केवल ग्रीस के लिए एक अंधकारमय अध्याय की शुरुआत थी, बल्कि इसने बाल्कन क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी बुरी तरह प्रभावित किया और युद्ध की व्यापकता को और बढ़ा दिया। एथेंस का पतन, जो कभी लोकतंत्र और पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता था, हिटलर की विस्तारवादी और दमनकारी नीतियों का एक और क्रूर प्रमाण था। जर्मनी का ग्रीस पर आक्रमण, जिसे ऑपरेशन मरिया के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल 1941 में शुरू हुआ था। इटली, जो जर्मनी का सहयोगी था, पहले ही ग्रीस पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद हिटलर ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया।
जर्मन सेनाओं ने अपनी बख्तरबंद डिवीजनों और वायुसेना लुफ्तवाफे की मदद से तेजी से ग्रीक और ब्रिटिश रक्षक बलों को पीछे धकेल दिया। एथेंस पर कब्जा इस अभियान की एक निर्णायक परिणति थी। एक्रोपोलिस पर नाजी ध्वज का फहराया जाना ग्रीक स्वाभिमान के लिए एक गहरा आघात था और यह दृश्य आने वाले कई वर्षों तक उनके संघर्ष और प्रतिरोध का प्रतीक बना रहा। एथेंस पर कब्जे के साथ ही ग्रीस में नाजी जर्मनी, इटली और बुल्गारिया का क्रूर कब्जा शुरू हुआ, जो लगभग 3.5 वर्षों तक चला। इस दौरान ग्रीक जनता को अमानवीय अत्याचार, भूखमरी और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा। हजारों लोगों को यातनाएं दी गई और मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ग्रीक लोगों ने हार नहीं मानी और एक सशक्त प्रतिरोध आंदोलन खड़ा किया, जिसने कब्जा करने वाली शक्तियों को लगातार चुनौती दी। 24 मई 1941 की यह घटना हमें युद्ध की निरर्थकता और स्वतंत्रता के मूल्य का स्मरण कराती है और यह भी दिखाती है कि कैसे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं सभ्यताओं को रौंद सकती हैं। चैप्टर 5, ध्वनि की गति को चुनौती। कॉनकॉर्ड का वाणिज्यिक सफर आरंभ देवियों और सज्जनों, मनुष्य की कल्पना और इंजीनियरिंग कौशल जब मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसा ही एक सपना था ध्वनि की गति से भी तेज यात्री विमान बनाने का, और इस सपने को साकार किया अद्भुत कॉनकॉर्ड ने। 24 मई 1976 का दिन विमानन इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित हुआ, जब दुनिया के पहले और एकमात्र सफल सुपरसोनिक यात्री विमान कॉनकॉर्ड ने अपना नियमित वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने हवाई यात्रा की परिभाषा ही बदल दी और अटलांटिक महासागर को पार करने में लगने वाले समय को लगभग आधा कर दिया। कॉनकॉर्ड सिर्फ एक विमान नहीं था, बल्कि यह तकनीक, गति और विलासिता का एक अद्भुत संगम था, भविष्य की एक झलक जो वर्तमान में उतर आई थी। ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से विकसित कॉनकॉर्ड ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान 1969 में भरी थी, लेकिन इसे वाणिज्यिक सेवा में लाने के लिए कई वर्षों की गहन तैयारी, परीक्षण और सुरक्षा अनुमतियों की आवश्यकता थी। 24 मई 1976 को ब्रिटिश एयरवेज ने लंदन से वॉशिंगटन डीसी और एयर फ्रांस ने पेरिस से रियो डी जनेरियो के लिए अपनी पहली वाणिज्यिक सुपरसोनिक उड़ानें शुरू की। यह क्षण उन हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम था, जिन्होंने इस जटिल परियोजना पर काम किया था। कॉनकॉर्ड में यात्रा करना अपने आप में एक अनुभव था। पृथ्वी का घुमाव देखना, ध्वनि की गति को पार करने का रोमांच और गंतव्य पर रिकॉर्ड समय में पहुंचना। हालांकि कॉनकॉर्ड का सफर चुनौतियों से भरा रहा। इसके संचालन की लागत बहुत अधिक थी, टिकट बेहद महंगे थे और इसके द्वारा उत्पन्न सोनिक बूम के कारण पर्यावरणीय चिंताएं भी थीं। इन कारणों से इसका बाजार सीमित रहा और अंततः 2003 में इसे सेवा से हटा दिया गया। लेकिन अपने लगभग 27 वर्षों के सेवा काल में कॉनकॉर्ड ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया और दिखाया कि मानवीय महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। 24 मई 1976 को शुरू हुआ इसका वाणिज्यिक सफर आज भी हमें उस सुनहरे दौर की याद दिलाता है जब इंसान ने गति की सीमाओं को चुनौती दी थी। यह विमानन प्रौद्योगिकी का एक शिखर था जिसकी कमी आज भी महसूस की जाती है। चैप्टर 6, इतिहास के आईने में 24 मई स्मृतियां और सबक तो ये थीं 24 मई की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, देवियों और सज्जनों। हमने देखा कि कैसे एक ही तारीख पर दुनिया के अलग अलग कोनों में घटी घटनाओं ने मानव सभ्यता की दिशा को प्रभावित किया। मोर्स कोड के पहले संदेश से लेकर कॉनकॉर्ड की सुपरसोनिक उड़ान तक तकनीक ने हमें जोड़ने और गति देने का काम किया। वहीं महारानी विक्टोरिया के जन्म ने एक साम्राज्यवादी युग को परिभाषित किया, तो ग्रीस पर नाजी कब्जे ने युद्ध की भयावहता को दर्शाया और एयर इंडिया की दुर्घटना ने हमें मानवीय संवेदनाओं और प्रगति की कीमत पर सोचने को विवश किया। इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रवाह है जिसकी लहरें हमारे आज और आने वाले कल को छूती है। हर घटना अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाती है, कभी नवाचार का, कभी संघर्ष का, कभी मानवीय जिजीविषा का, तो कभी हमारी अपनी गलतियों का। 24 मई का यह सफर हमें यही बताता है कि समय के चक्र में उत्थान और पतन, सृजन और विध्वंस, आशा और निराशा साथ साथ चलते हैं। इन घटनाओं को याद करना हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और भविष्य के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करता है। आशा है इतिहास के पन्नों की यह यात्रा आपको ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक लगी होगी। अगर आपको किसी विशेष देश, विषय या क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं में रुचि है तो हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में अवश्य बताएं।
हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और भविष्य में उन पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे रोहित राठौर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।